स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे नागरिक शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 3 भाग 1 का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मतलब कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूरे विश्व में अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में आया और उसके विकल्प के रूप में अन्य कोई देश या अन्य कोई देशों का संगठन विकसित करना था। तो आज विश्व में स्वतंत्र देशों ने मिलकर अनेक असैनिक संगठन खड़े किए, जिनका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उदय ही शक्तियों के रूप में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ये समीकरण बने थे कि आज विश्व में अमेरिका एक ऐसी महाशक्ति है जिसके वर्चस्व को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन चीन की आर्थिक व्यवस्था में बढ़ोतरी व यूरोपीय संघ का संगठन तथा आसियान जैसे संगठनों के द्वारा आर्थिक क्षेत्रों में जो प्रयास किए गए, उनसे ऐसा लगने लगा कि आज विश्व में अमेरिका के अलावा सत्ता के अन्य विकल्प मौजूद हैं। राजनीतिक दृष्टि से महाद्वीप करीब 200 राज्यों में विभक्त है, परंतु भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए यूरोप को पश्चिमी व पूर्वी यूरोप इन दो क्षेत्रों में विभक्त किए जाने की परंपरा रही है। इसी प्रकार एशिया में कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई, मध्य पूर्व अथवा पश्चिम एशिया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जैसे कि यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको दक्षेस कहते हैं, तथा अफ्रीकी एकता संगठन जिसको दक्षेस कहते हैं, तथा अफ्रीकी एकता संगठन। ये सारे संगठन बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया और इन संगठनों के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य। क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था? तो क्षेत्रीय संगठन बनाने के प्रमुख निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, अंतर क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर हल। अंतर क्षेत्रीय समस्याओं का मतलब कि एक देश या एक से अधिक देशों के बीच कोई मामला होता था तो उन्हें इसी क्षेत्र में अपने ही जो संगठन बने हैं उसी में उसका हल ढूंढ लिया जाए, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न ले जाया जाए, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को हम ले जाते हैं तो आपस में द्वेष बढ़ेगा और विनाश हो सकता है। इसलिए विनाश से बचा जा सकता है अगर क्षेत्रीय संगठन अंतर क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर समस्या हल ढूंढने में अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को सुगम बनाना। यदि छोटी छोटी क्षेत्रीय समस्याओं को क्षेत्रीय संगठनों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर ही हल कर लिया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य कम हो जाएगा
और वह बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में अपना समय लगा सकता है। नेक्स्ट, तीसरा है बाहरी हस्तक्षेप का मुकाबला। क्षेत्रीय संगठनों में आमतौर पर यह प्रावधान रखा जाता है कि क्षेत्र के किसी एक देश में बाहरी हस्तक्षेप होने पर संगठन के अन्य देश उसकी सहायता करेंगे। ऐसे संकट के समय समस्त क्षेत्रीय देश बाहरी हस्तक्षेप का डटकर मुकाबला करेंगे। ये भी एक आपसी सहयोग ही है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता की स्थापना। क्षेत्रीय संगठनों में आपसी सहयोग की भावना एवं एकता स्थापित होती है। क्षेत्र के विभिन्न देश क्षेत्रीय संगठन बनाकर आपस में राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग कर लाभ उठा सकते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में अधिक शांतिपूर्ण एवं सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ। 1947 में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने एक यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य यह बताया गया था कि यूरोप को भूख, गरीबी और आर्थिक अव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाए। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के पुनर्गठन में उन्हें भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया और इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु पूर्व सोवियत संघ को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन रूस व अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसे अमेरिका की एक सोची समझी साजिश बताकर इनकार कर दिया। नेक्स्ट, यूरोपीय परिषद। यूरोप के 10 देशों ने मिलकर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया। बाद में यूरोप के कई देश भी इस संगठन में शामिल हुए। यूरोपीय परिषद का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की भावना को जागृत करना था। दूसरी ओर अमेरिका पाश्चात्य यूरोप का सर्वमान्य नेता बन गया। क्यों? क्योंकि उसने आर्थिक सहायता अन्य देशों का किया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय। 1957 रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। आरंभ में इस संधि में को 6 देशों ने स्वीकार किया, किंतु बाद में 4 और देश आर्थिक समुदाय में शामिल हो गए। 1986 तक 12 देश आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य बन चुके थे। सदस्य राष्ट्रों के बीच साझा व्यापार स्थापित करने के लिए यह तय किया गया कि ये देश धीरे धीरे आयात और निर्यात कर वीजा आदि के बंधन हटाने की कोशिश करेंगे, ताकि व्यक्तियों का, वस्तुओं का और पूंजी का एक दूसरे देशों में आदान प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ। यूरोप में 1957 से लेकर 1952 के बीच अनेक घटनाएं घटी, जिनके कारण यूरोपीय समुदाय का स्वरूप परिवर्तित होता गया और अंततः इसने यूरोपीय संघ का स्वरूप ग्रहण कर लिया। 1995 तक यूरोपीय संघ में 15 राज्य शामिल हो चुके थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें कई देश शामिल हो गए जो किसी समय कम्युनिस्ट खेमे में हुआ करते थे, जैसे कि एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ये देश 15 दिसंबर 2004 को यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए। 2004 में इसकी सदस्य संख्या 25 हो गई और 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। इस प्रकार सदस्य देशों की संख्या अब 28 हो गई। यूरोपीय संघ के अब आता है
यूरोपीय संघ के प्रमुख अंग। यूरोपीय संघ के प्रमुख अंग। यूरोपीय संघ कई प्रधान अंगों और संस्थाओं के माध्यम से काम करता है। इसके प्रधान प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं: यूरोपीय आयोग, यूरोपीय मंत्रिपरिषद, यूरोपीय संसद जिसके सदस्य 5 वर्षों के लिए सीधे चुनाव में द्वारा चुने जाते हैं, आर्थिक और सामाजिक समिति तथा न्यायिक अदालत जो यूरोपीय संघ के कानूनों की व्याख्या करती है और सदस्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाती है। थैंक्स।